थोड़ी सी लंबी खींच गई थी, इसीलिए मैंने टर्मिनोलॉजीज़ को एक और वीडियो में डाल दिया है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलिए इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज़ पर आते हैं। ठीक है, तो असेसी को डिफ़ाइन किया गया है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में। आप अगर ये सेक्शंस याद रख पाएँ तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ना भी याद रख पाएँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बस बेसिक आइडिया जान लीजिए कि एसएससी क्या होता है और एसएससी के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है ऑर्डिनरी एसएससी। ठीक है, ऑर्डिनरी एसएससी मतलब वो एसएससी जो केवल अपने इनकम के लिए ही लायबल है। ठीक है, मतलब मैंने कुछ इनकम गेन की और वो मेरी फिर लाइबिलिटी बन गई कि मैं कुछ इनकम टैक्स पे करूँ, तो मेरा पेपर वर्क फाइल करना या फिर मेरा इनकम टैक्स फाइल करना वो मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, मैं किसी और के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। ठीक है, तो वो हो जाता है ऑर्डिनरी एसएससी। ठीक है, एक ऑर्डिनरी एसएससी। और दूसरी चीज़ है डीम्ड एसएससी, मतलब किसे डीम किया गया है टू बी एन एसएससी, मतलब किसी को हम रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, ये भी एसएससी है। डीम्ड एसएससी उस जगह पे होता है जब एक पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड हो, या फिर कोई एक माइनर हो, या फिर जो एसएससी है उसकी वाइफ हो और वो इनकम टैक्स पे नहीं कर पाते हो, तो उनके इनकम टैक्स पेमेंट की जिम्मेदारी आ जाती है। ठीक है, डीम्ड एसएससी पर, मतलब वो सिर्फ अपने इनकम के लिए ही लायबल नहीं होगा, बल्कि वो अपने माइनर चाइल्ड के लिए भी एसएससी होगा, वाइफ के लिए भी एसएससी होगा, या फिर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड के लिए भी वो एक एसएससी कहलाया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है डीम्ड एसएससी, मतलब नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ बट ऑल्सो फॉर अदर पीपल। ठीक है, और एक चीज़ होती है रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। रिप्रेजेंटेटिव एसएससी वो होता है जो किसी और इंसान को रिप्रेजेंट करे। हमने रिलेशन देखा डीम्ड एसएससी में, कुछ वाइफ हो सकता है, उसका माइनर बच्चा हो सकता है, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे आप लिक्विडेशन के टाइम में देखेंगे तो कोई अगर डिसीज्ड पार्टनर है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कोई लॉयर करेगा तो वो रिप्रेजेंटेटिव एसएससी हो जाएगा। मतलब उस केस में अगर वो डिसीज्ड पार्टनर का कुछ इनकम बनता है और उस पर कुछ टैक्सेशन बनते हैं तो वो टैक्स पे करने की जिम्मेदारी रिप्रेजेंटेटिव एसएससी की हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है हर जगह कि मैं इनका लॉयर हूँ या फिर मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो बाकी उनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। ठीक है, एसएससी इन डिफ़ॉल्ट, अभी ये तीनों में से थोड़ा सा अलग है। डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ आपने टाइम से नहीं किया, आपने उसमें डिफ़ॉल्ट कर दिया। ठीक है, तो जब एक एसएससी पर कोई पेनल्टीज़ लगी हों या फिर उसने टैक्स टाइम पे ना भरा हो, तो वो क्या हो जाता है एसएससी इन डिफ़ॉल्ट, मतलब उसने अपने टैक्स पेमेंट्स में कोई डिफ़ॉल्ट्स किए हैं। ठीक है, अभी फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, ये जो सेक्शन है ये एक्चुअली इनकम टैक्स सेक्शन में नहीं है, ये जनरल क्लॉज एक्ट में है कि फाइनेंशियल ईयर किसे कहते हैं। हम जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक जाता है। ठीक है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो एक ईयर का पीरियड होता है उसको हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। ये कैलेंडर ईयर से डिफरेंट है क्योंकि कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से स्टार्ट होकर 31 दिसंबर में ख़त्म होता है, पर हमारे लिए फाइनेंशियल ईयर के लिए 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, अभी असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर वो होता है जिस ईयर में हम टैक्स पे करते हैं। ठीक है, हम जिस साल इनकम अर्न करते हैं उस साल हम टैक्स पेमेंट नहीं करते हैं। ये जनरल चीज़ है कि आपने इस साल टैक्स कमाया लेकिन आप अगले साल इसका असेसमेंट करके उसके ऊपर टैक्स पे करेंगे। ठीक है, लेकिन तो असेसमेंट ईयर है जाता है वो ईयर जिसमें आप टैक्स पे करते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर, अभी असेसमेंट ईयर अगर 24 है, ठीक है, 24-25 है, तो हमारा प्रीवियस ईयर 23-24 हो जाता है। ठीक है, 23 और 24 हमारा प्रीवियस ईयर हो जाता है। ठीक है, तो ये वो ईयर है जिसमें हमने इनकम अर्न की है। ठीक है, और फिर हम 24-25 में उसका पेमेंट करेंगे। ठीक है, ये सेक्शंस आपको याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है,
बस आप बेसिक आइडिया ऑफ द टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज, क्योंकि ये एक बेस है। अगर ये आप ये सब चीज़ों को अच्छे से नहीं सीखेंगे तो आगे जाके हम जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं इनकम टैक्स में, उसे याद रखने के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है आपको, ठीक है। पर्सन, एक्चुअली हमारे इनकम टैक्स एक्ट में 7 तरीके के पर्सनस को आइडेंटिफाई किया गया है, ठीक है। और 7 तरह के पर्सन हम एक के बाद एक पढ़ेंगे अभी, ठीक है। अभी थोड़ा सा प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट्स हैं। तो प्रीवियस ईयर के कॉन्सेप्ट में क्या है कि व्हेन प्रीवियस ईयर विल बी लेस देन 1 ईयर, तो जनरली क्या होता है, प्रीवियस ईयर 1 साल का होता है, ठीक है। 1 साल आपने पैसे कमाए और फिर असेसमेंट ईयर में आपने पैसे के ऊपर टैक्स दिया, ठीक है। सो व्हेन प्रीवियस ईयर विल बी लेस देन 1 ईयर, कुछ कुछ एक्सेप्शंस है बेसिकली, ये प्रीवियस ईयर के एक्सेप्शंस है, ठीक है। जब प्रीवियस ईयर लेस देन 1 ईयर होगा, अगर कोई न्यूली एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है या प्रोफेशन है, ठीक है। सपोज आप सैलरीड एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, सैलरीड एम्प्लॉय हैं और फिर आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, आउट ऑफ पैशन, ठीक है। तो आपने उसी साल, अगर आपने अक्टूबर में स्टार्ट किया, ठीक है, आपने अक्टूबर में स्टार्ट किया, और फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर जो हमारा होता है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। तो आपने आधे में स्टार्ट किया प्रीवियस ईयर के, तो आप अक्टूबर से लेकर मार्च तक के देंगे इनकम टैक्स, ठीक है। तो उसी ईयर में ही लेस देन 1 ईयर आपका हो जाता है। सेम विथ प्रोफेशन, अगर आपने मिडिल ऑफ द ईयर में कोई नया प्रोफेशन स्टार्ट किया है, ठीक है, तो वो लेस देन 1 ईयर हो जाता है उसका प्रीवियस ईयर, ओके। इन केस ऑफ न्यूली क्रिएटेड सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है, न्यूली क्रिएटेड सोर्स ऑफ इनकम, अगर आपका सोर्सेज ऑफ इनकम कुछ अलग होता है करेंट सोर्स ऑफ इनकम से, जैसे आपको सैलरी से मिलता है, तो आपको कोई विंडफॉल गेन हो गया, ठीक है, बीच में एक नया सोर्स ऑफ इनकम बन गया वो, ठीक है। आप केबीसी में चले गए और केबीसी में आपको 10 लाख रुपए मिल गए, ठीक है, तो वो एक विंडफॉल गेन है, तो एक अदर सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है, ठीक है। तो उस केस में भी वो असेसमेंट ईयर आपका लेस देन 1 ईयर होगा। सपोज आपको नवंबर में केबीसी में बुलाकर आपको 10 लाख रुपए मिल गए, ठीक है। अब नेक्स्ट में जाते हैं व्हेन इनकम आर टैक्स इन द सेम ईयर। तो सेम ईयर में कैसे सिचुएशंस, आप समझ पा रहे हैं ना डिफरेंस, मतलब लेस देन 1 ईयर और टैक्स्ड इन द सेम ईयर, ठीक है। लेस देन 1 ईयर मतलब हमारा प्रीवियस ईयर 1 साल से कम होगा, ठीक है। और इस केस में मतलब हम सेम ईयर में टैक्सेशन, द बेसिक आइडिया सेम है, बट थिंग इज जो प्रोविजंस है वो डिफरेंट है, ठीक है। सो इन केस ऑफ अ नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस, ठीक है, कोई शिपिंग बिजनेस है, इंडिया के किसी पोर्ट में आके रुका हुआ है, ठीक है, पर उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है जो उसके बिहाफ पर टैक्स पे करे, तो उस केस में नॉन रेसिडेंट शिपिंग कंपनी को अगर इंडिया से बाहर जाना है तो उसे इंडिया में टैक्स देकर ही जाना पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, ओके। इनकम ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली और फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो क्या होता है ना, कभी कभी जो लोग होते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, तो वो क्या करते हैं कि कुछ दिन इंडिया में रहते हैं, और क्योंकि इंडिया में थोड़ा सा रेसिडेंसी का रूल होता है कि आपको इतने दिन इंडिया में रहना है, तब आपको अपने टैक्स पर पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे सिचुएशन में लोग क्या करते हैं कि परमानेंटली इंडिया चले जाते हैं या फिर कुछ देर के लिए इंडिया से बाहर चले जाते हैं। तो वैसे लोग जो परमानेंटली इंडिया लिव कर रहे हैं या फिर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, 6 महीने या फिर 8 महीने के लिए जा रहे हैं, तो उनको टैक्स देकर ही जाना पड़ेगा, चाहे वो लेस देन 1 ईयर हो, और सेम ईयर में ही दे के जाना पड़ेगा, ठीक है। इनकम ऑफ द पर्सन ट्राइंग टू ट्रांसफर हिज एसेट विथ अ व्यू टू अवॉइड पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है। कई बार अपने एसेट्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि उन्हें कैपिटल गेन्स टैक्स ना देना पड़े, ठीक है। तो उस केस में भी हम उसी ईयर में, सेम ईयर में उसको टैक्स कर देंगे। और फिर डिसकंटिन्यूड बिजनेस, ठीक है, बंद हो गया बिजनेस और नहीं चलेगा, तो मतलब बंद हो गया है, तो मतलब उसका कोई प्रीवियस ईयर तो असेसमेंट ईयर तो आएगा नहीं, तो बंद हो गया 1 साल के अंदर, तो सेम ईयर में हम उसको टैक्स कर देंगे, दिखाओ जितना प्रॉफिट है उसके ऊपर इतना टैक्स देकर तुम जाओ, ठीक है। अभी पर्सन आपने अगर पढ़ा हुआ है इनकम टैक्स, देन आप जानते होंगे कि इंडिविजुअल होता है, एचयूएफ होता है, पार्टनरशिप फॉर्म बेसिकली कंपनी, ओके, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी जैसे आपका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया या फिर कोई और लोकल अथॉरिटी हो गई, हाउसिंग बोर्ड हो गया,
ठीक है। एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन एक्चुअली क्या होते हैं, कोई यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे आर्टिफिशियल पर्सन जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन भी हो सकता है। तो ऐसे लोगों को, तो बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 टाइप्स के पर्सन्स होते हैं जो आपको याद रखने के लिए जस्ट हैव सम बेसिक आइडिया। और ये सेक्शंस इतना मतलब रिजिडली याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हैव सम बेसिक आइडिया। तो हम नेक्स्ट बाकी पढ़ेंगे कि कंपनी, क्योंकि हमारा कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग है, ठीक है, मतलब कंपनी का टैक्स प्लानिंग है, तो कंपनी के बारे में हम बहुत सी चीज़ें जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में।